इस कहानी को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला की एक और नए वीडियो में। अगर आपने इसके पिछले भागों को अब तक ना देखा हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रतन और वकील साहब दोनों इलाज के लिए कलकत्ता आ जाते हैं। सफर ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही जैसी प्रयाग में थी, लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती, स्नान भोजन की भी सुध न रहती। वकील साहब चाहते थे कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोल कर कराहें। उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते थे। वह पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल कर काटते थे, पर रतन पूछती, रात नींद आई थी? तो कहते, हाँ खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले आती तो अरुचि होने पर भी खा लेते थे। रतन समझती, अब यह अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से भी वह यही समाचार कहती। वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छे होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इससे बढ़कर क्या बात होगी? मैं तो ईश्वर से मनाती हूं कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। वकील साहब बोले, शाम को घूम आया करो। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने के बाद पड़ना। रतन ने कहा, कहाँ जाऊं? मेरा तो कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता। मुझे यहीं सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पा जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं, कहिए बाबूजी, आप कहाँ भाग कर जाएंगे? इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, जालपा से मैंने वादा किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहां आकर भूल गई। वकील साहब ने साग्रह कहा, आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मेरी, मैं तो अच्छा हो रहा हूं। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा, चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे दिखाई न देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? महाराज और कहार से वह यह शंका न कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती, वह इतने दिनों से यहाँ है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे जरा उठाकर बिठा दो टीमल, पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो, कई दिन हो गए चाय का मुंह तक ना देखा। यह पथ्य मुझे मार डालते हैं। दूध देखकर ज्वर चढ़ जाता है, पर उनके खातिर से पी लेता हूं। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता। क्या तुम्हें मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा, बाबूजी सो देख लो, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था। बहूजी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा,
मैं मौत से डरता नहीं टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूं मर गया तो क्या होगा। टीमल ने कहा, बाबूजी सो देख लो, आप ऐसी बात ना करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, कुछ मानते ही नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो। आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओझे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह फेर लिया। प्रेत बाधा को वह हमेशा मजाक में उड़ाया करते थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि यह प्रवंचना है, ढोंग है। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार, चाह लाया हूं। वकील साहब ने चाय के प्याले को क्षुधित नेत्रों से देखकर कहा, ले जाओ, अब ना पीऊंगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूं मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है? महाराज ने टीमल की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। खुद सोचने की शक्ति उनमें न थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हैं तो वह भी इसका समर्थन करेगा। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध कहना चाहिए। टीमल ने उसके असमंजस को भांपकर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। महाराज बोले, हाँ, कुछ हरा जरूर हुआ है, पर बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब न दिया। दो चार वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उनके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती है। उनका दम अब पहले से ज्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगी थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी कोहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फूल और पौधे मलिन मुख, सिर झुकाए, आशा और भय से विकल हो होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे, उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की दो बूंदें गिराकर फिर इसी भांति देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंद मचल रही थी। क्षीण स्वर में बोले, टीमल, सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित होकर मुस्कुराए। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंख बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय न थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ा था कि मेरी माता आकर पूछ रही है, बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहां आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो वह घूम कर आती होंगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ गई थी?
कुछ उसका पता मिला? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं ना दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं। वह भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया है ना? वकील साहब ने दबी जबान से कहा। लाओ, खा लूं। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह ना जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुई थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा। फिर आप ही आप उसका आशा समझकर बोले, नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूं। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूं कि अपनी वसीयत कर दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए। उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया, और अब वह निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध, अश्रुकंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं? यहां किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या क्या करे? आखिर भाई बंद और किस दिन काम आएंगे? संकट में ही अपने काम आते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ? वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने कुछ तो नहीं कहा? क्या होने वाला है भगवान? यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता याद आई। उसके आंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेहमय अंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्दी उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। आह, अब ये आधार भी नहीं है। महाराज ने आकर कहा, भोजन तैयार है, थाली परसों? रतन ने उसकी ओर कठोर नेत्रों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए उसने पूछा? भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके? वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, दो ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सा हृदयता थी, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियां उमड़ उठी। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज? महाराज की आंखें डबडबा गई। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहू जी, घबराने से क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिष न मिलेगा? जरा उससे पूछते।
कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना। महाराज बोला, सरकार चिढ़ेंगे। रतन ने कहा, मैं जो कहती हूं वह करो। यह कहती हुई वह कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मुलाकात होगी इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।